नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम साइंस, सोशल साइंस और मैथ ये तीनों सब्जेक्ट से दोस्तों 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है मेरे प्यारे साथियों कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो पहले सारा प्रश्न का आंसर आपको खुद से गेस करना है। ठीक है, इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिएगा और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए। यानी कि इस टेस्ट के माध्यम से बाबू आपको क्या करना है कि अपनी तैयारी को आपको चेक करना है। ठीक है, और जहां जहां आपको कमी नजर आएगा इस टेस्ट के माध्यम से उस कमी को क्या करना है, सुधार करना है, ताकि हम 2022 बोर्ड एग्जाम में काफी शानदार प्रदर्शन कर सके। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और आपको कोशिश यही करना है कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं अभी जस्ट, ये 60 में से 60 प्रश्न का आपको जवाब बिल्कुल सही देना है। ठीक है, हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा बाबू, एक प्रश्न में स्किप नहीं कीजिएगा। ये सारा प्रश्न आपका 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है बाबू। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर कहता है भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पांचवा नंबर प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड इसको पूछा है। आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये छठा नंबर प्रश्न में ये घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो दोस्तों काला होता है। ठीक है, उदासीन तार का दोस्तों रंग कैसा होता है, तो काला होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है। आपको बताना है ये 7 नंबर प्रश्न में कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है, तो टमाटर है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर कहता है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। दोस्तों ये 8वां नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है 8वां नंबर प्रश्न में कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा विद्युत ऊर्जा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर कहता है क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। बताइए सारे विद्यार्थी जल्दी इस कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। आपको बताना है 9 नंबर प्रश्न में कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, तो क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होता है बाबू CH3Cl होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होता है क्या होता है, CH3Cl होता है। CH3Cl जो होता है क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 10 नंबर है। अगला प्रश्न 10 नंबर है, कहता है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए CNG गैस जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का दोस्तों खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
11 नंबर कहता है पीतल है, आपको बताना है कि पीतल है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ धातु, बी में लिखा है धातु, सी में लिखा हुआ है मिश्र धातु और डी में लिखा है उप धातु। तो बताना है आपको बाबू कि पीतल है तो पीतल जो है वो मिश्र धातु है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पीतल मिश्र धातु किसका है, तो कॉपर, जिसको सी से डिनोट करते हैं, और जिंक जेड का। यानी दोस्तों कॉपर, ये पीतल जो है मिश्र धातु है। और मिश्र धातु किसका है, पीतल, तो कॉपर और जिंक का दोस्तों मिश्र धातु है पीतल, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। कहता है कुटपात किस में पाया जाता है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए सारे विद्यार्थी, कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए कि आपको बताना है कि कुटपात किस में पाया जाता है। तो कुटपात किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर। शुक्राणु का निर्माण होता है, आपको बताना है ये 13 नंबर प्रश्न बाबू कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो ब्रीसर में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर। कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। बताइए सारे विद्यार्थी बताइए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बाबू, तो 7 होता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड में बहुत बार ये प्रश्न आया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, तो दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है, तो 220 वोल्ट पर दोस्तों प्रतिवर्ती धारा होती है, ठीक है। यानी प्रतिवर्ती धारा मतलब हुआ दोस्तों एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में लिखा क्या 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, तो दिष्ट धारा मतलब होता है डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो दोस्तों हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह जो है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होती है 220 वोल्ट पर। तो ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आपसे विद्यार्थी समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर। कहता है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 16 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो सूर्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। कहता है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको इस 17 नंबर प्रश्न में बताना है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है, तो प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अब ब्लड जो होता है लाल किसके कारण दिखाया जाता है, हेमोग्लोबिन के कारण। दोस्तों ब्लड जो होता है ना वो लाल किसके कारण होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण ब्लड लाल होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। पराग कोष में होते हैं, आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि पराग कोष में होते हैं तो पराग कण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और दोस्तों अगर जो अभी तक आप सभी ने यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अगर जो आप सभी विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे बाबू तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए जल्द आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। हम सब मिलकर 2022 बोर्ड एग्जाम के दोस्तों काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे और दोस्तों काफ़ी सहानुभूति के साथ इसमें दोस्तों अपना बेस्ट देंगे, ठीक है। इसलिए सारे विद्यार्थी मन से हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सब, और हम भी उनके लिए पूरे जोश एनर्जी के साथ लगे हुए हैं ताकि सारा हमारा जो स्टूडेंट है उन सभी का 2022 प्रोग्राम काफ़ी शानदार हो सके, ठीक है। इसलिए आप सभी भी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। अगर जो हमारे चैनल पर अगर जो नए हैं तो जल्द से आप जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए और हम सब भी मिलकर 2022 प्रोग्राम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर हो गया है। चलिए देखिए 19 नंबर कहता है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं तो शुक्रवाहिका जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर। कहता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपको बताना है ये 20 नंबर प्रश्न में कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं बाबू, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम का भी पेपर में बाबू ये जाकर प्रश्न छपने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 21 नंबर प्रश्न। कहता है मानव मस्तिष्क का औसत भार है। आपको बताना है ना बाबू मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या है, तो 1.4 kg है। 1.4 kg है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है तो मिथेनोइक अम्ल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर। कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण जो होता है मोटर कार के चालक के सामने जो लगा हुआ रहता है बाबू, वो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 24 नंबर है। कहता है साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है। आपको बताना है बाबू कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है तो P4 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। कहता है कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है तो प्रकाश के व्यतिकरण से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। 3 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया और मैथ। ये तीनों सब्जेक्ट से दोस्तों 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, जबकि 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए 1 से लेकर दोस्तों 60 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। और सारा प्रश्न का पहले जवाब खुद से देने का प्रयास कीजिएगा, इसके बाद ही हमारे आंसर को देखिएगा बाबू। इससे आपको फायदा क्या होगा कि अगर जो आप जवाब सही दीजिएगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी मदद करेगा, ठीक है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। और देखिए जहां जहां आपको कमी नजर आता है, जब पूरा ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो इसके बाद देखिएगा कि हम कहा जो क्वेश्चन जानते थे उसको भी हम गलत आंसर दे दिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो जो कमी नजर आएगा ना बाबू, इस टेस्ट देने के माध्यम से जो आपको कमी नजर आएगा उस कमी को सुधार करते जाना है, ताकि 2022 बोर्ड एग्जाम में आते आते आपका जब एग्जाम आते आते दोस्तों आप अच्छी तरीके से अपने आप को तैयार कर ले, ठीक है। समझ गए होंगे मेरे बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर का। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। कहता है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 28 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तो जोन 5 है बाबू। ये प्रश्न पहले भी आपको हम बताए हैं। ये 2022 बोर्ड में 100% आने वाला है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर। कहता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। ऑप्शन एम लिखा बिहार, बी लिखा महाराष्ट्र, सी लिखा तमिलनाडु और डी लिखा केरल। तो आपको 29 नंबर प्रश्न में बताना है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर। महासागर की तली में होने वाली कंपन का परिणाम है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 30 नंबर प्रश्न। आपको बताना है ये प्रश्न में कि महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है तो सुनामी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 31 नंबर। कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये 31 नंबर प्रश्न में कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो दोस्तों बिस्मार्क था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर। कहता है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। आपको बताना है बाबू ये 32 नंबर प्रश्न में कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो इंथ्रासाइट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर। कहता है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो राजस्थान में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं
अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है 34 नंबर है। 34 नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट उद्योग है जो बाबू कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बीज होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर। कहता है देश को बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। दोस्तों ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। अब बाबू सारा प्रश्न का 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पहले आप आंसर खुद से गेस कीजिए, इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिए बाबू। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा अगर जो आप जवाब सही देते हैं तो। ठीक है, वीडियो के अंत में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, चलिए देखिए 36 नंबर प्रश्न कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। 36 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण आपके होने वाला है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको पता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदौली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है 37 नंबर है। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो 2005 ईस्वी में बना, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 38 नंबर कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। दोस्तों ये प्रश्न ललन टॉप प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। और 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर में दोस्तों 100% ये प्रश्न जाकर छपने वाला है। आपको बताना है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो नवंबर 1917 ईस्वी में दोस्तों बोल्शेविक क्रांति हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 नंबर कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर कहता है इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को बाबू पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 41 नंबर कहता है सुखाड़ क्या है। बताइए सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए, क्या होगा इसका आंसर जल्दी जल्दी। सुखाड़ क्या है। सुखाड़ दोस्तों प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 42 नंबर कहता है सूखे के लिए जिम्मेदार कारण है। आपको बताना है बाबू ये 42 नंबर प्रश्न में कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारण है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है भूकंप, बी लिखा है वर्षा की कमी, सी में लिखा हुआ है ज्वालामुखी विस्फोट और डी में लिखा बाढ़। तो आपको क्या बताना था इसमें कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारण है। तो दोस्तों वर्षा की कमी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न 43 नंबर कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है बाबू ये 43 नंबर प्रश्न में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 44 नंबर कहता है कांवर झील कहाँ स्थित है। आपको बताना है बाबू ये 44 नंबर प्रश्न में कि कांवर झील कहाँ स्थित है। तो बेगूसराय में कांवर झील स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 45 नंबर कहता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है बाबू ये 45 नंबर प्रश्न में कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 46 नंबर कहता है कि अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। देखिए पहले हम यहाँ पे अर्धवृत्त बना लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए मान लीजिए कि हमारा ये जो बना हुआ है ये अर्धवृत्त है। ठीक है, ये हमारा अर्धवृत्त है। अब क्या प्रश्न कहता है कि अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण होता है। देखिए व्यास हमारा कौन है अर्धवृत्त का, ये हमारा बाबू व्यास है। व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण, तो परिधि पर बना कोण इस तरह से। ठीक है, ये परिधि पर बना कोण
कोण जो होगा बाबू, वृद्धि पर बना हुआ कोण यहाँ पर कितना डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ पर जो कोण बनेगा बाबू 90 डिग्री का बनेगा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको याद कर लेना है इसको कि अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण होता है तो 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो हुआ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 47 नंबर। और मेरे प्यारे बाबू, अगर जो आप सभी विद्यार्थी का टारगेट है कि मुझे 480 फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में हर हालत में लाना है, तो सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कर दीजिए। समय आपका जो एग्जाम है नज़दीक धीरे धीरे आते जा रहा है। एक एक मिनट समय अभी जो आपका बीत रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि मुझे 2022 पूरे में 480 प्लस मार्क्स लाना है तो लाना है। सारा सब्जेक्ट का मैनेज कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा बाबू कि हमारा तैयारी नहीं है, अच्छा तरीके से तैयारी नहीं चल रहा, मैथ नहीं पता चल रहा है क्या पढ़ें, साइंस नहीं पता चल रहा है, हिंदी नहीं पता चल रहा है, ऐसा विचार नहीं लाना है मैंने बाबू। सारा सब्जेक्ट आपको मैनेज करना है, एग्जाम आपको देना है बाबू, मैनेज करके आपको चलना है। सारा सब्जेक्ट को मैनेज करना है। जो वीक सब्जेक्ट है, आपको कमजोर सब्जेक्ट है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। और जो अच्छा आपका पहले से अच्छा सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा, मतलब कहने का मतलब मेरा ये होगा बाबू कि अच्छा सब्जेक्ट है उस पर भी आपको फोकस करना ही करना है। ठीक है, और वीक है उस पर थोड़ा ज़्यादा करना है। यानी कि सारा सब्जेक्ट का आपको मैनेज करके चलना है ताकि आप 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सके। ठीक है, एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा बाबू कि माँ और पिता बहुत उम्मीद से आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किए हैं और आपका ये उनके प्रति एक जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है कि आप जिंदगी में खूब मेहनत करें, खूब तरक्की करें, उनका नाम रोशन करें। ठीक है, और बाबू ये आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर ये क्षमता है मेहनत करने का। आपके जो अभी उम्र है ना बाबू, इसमें खूब मेहनत करने के लिए आपका समय है ये। ठीक है, आपके पास समय अभी है, आप मन से मैट्रिक एग्जाम दे लीजिएगा बाबू। इसके बाद भी जीवन में खूब मेहनत कीजिएगा, मन से पढ़ाई कीजिएगा और माँ और पिता का बाबू खूब नाम रोशन कीजिएगा जीवन में। ठीक है, क्योंकि माँ और पिता आपसे जो उम्मीद किए हुए, जो आशा किए हुए, उन हर खुशी को आपको देना है। जो आपसे माता पिता एक्सपेक्टेशन लगाए हुए बैठे हैं, वो हर खुशी आपको माता पिता को देना है। और आपके अंदर टैलेंट है कि आप दे सकते हैं, इसलिए मन से पढ़ाई करना है बाबू। 2022 पूर्णिया में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करना है। हम आपके साथ बने हुए रहेंगे जब तक एग्जाम आपका हो नहीं जाएगा, जब तक हम पूरे जोश एनर्जी के साथ आपके लिए मेहनत करेंगे और शानदार वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे ताकि आप 2022 पूर्णिया में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सके। ठीक है, अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़ा है तो GTM क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कीजिए और हमारे परिवार से आप भी जुड़ जाइए। और 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों हम सभी मिलकर शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बाबू क्या होने वाला है आपको मालूम है ना, कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है 480 प्लस मार्क्स लाकर। तो उसके लिए मुझे आज पसीना बहाना होगा, जितना पसीना बहाने का क्षमता है पूरा हम झोंक देंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। समझ बाई एच को क्या कहते हैं, आपको बताना है प्रश्न कि बाई एच को क्या कहते हैं। तो बाई एच को कोटि कहते हैं, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक सच को क्या कहते हैं, तो एक सच को भुज कहते हैं, ये भी साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर। कहता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू, आपको बताना है बाबू कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। आपको इसको याद रखना है, ये फॉर्मूला है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न को बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है, 2022 बोर्ड एग्जाम का भी दोस्तों पेपर में जाकर ये छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 49 नंबर। कहता है कि बिंदु 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो बाबू एक बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको एक बिंदु दे दे और दूरी मूल बिंदु से पूछे ना, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होता है बाई स्क्वायर का अंडर रूट होता है। अब यहाँ से हमारा बन जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है हमारा एक्स है ना, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस लिखने यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है। पर देखिए बाई कितना है, बाई जो हमारा है -5 है, तो -5 लिखकर यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अंडर रूट जिस तरह से लिखा हुआ है अंडर रूट इसी तरह से लिख दिए। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, -5 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, और 16 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 41। तो अंडर रूट 41 यहाँ पर जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया हुआ था, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ प्रश्न हम देखते हैं 50 नंबर। कहता है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। आपको बताना है इस प्रश्न में कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, तो सार्वअंतर कहते हैं बाबू, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इसको सूचित हम डी से करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम 50 हो गया, ये कॉमन नंबर प्रश्न है। कहता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर होता है। आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और वृत्त का परिधि दोस्तों क्या होता है, तो वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है, ये भी साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 52 नंबर। कहता है cos π/3 का मान है, देखिए cos π/3 का मान आपको बताना है ना, तो देखिए π/3 यहाँ पर दोस्तों
डिग्री में पाई का मान कितना होता है 180 होता है, ठीक है 180 डिग्री। अब बटा में यहाँ पे तीन, यहाँ से काट लेगा तो 3 से 18, यानी कि हमारा पाई बाई 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉस और पाई बाई 3 की जगह पर हम 60 डिग्री लिख देंगे। अभी यहाँ पे निकाल कर आपको बताएं, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री मान दोस्तों 1/2 होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे एज होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 53 नंबर। कहता है असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। आपको बताना है बाबू कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। आपको इसको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। जब आपसे पूछ दे बिहार बोर्ड कि संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो संभव घटना की प्रायिकता दोस्तों कितनी होती है 1 होती है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 54 नंबर। कहता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 54 नंबर प्रश्न। देखिए आपको पहले वृत्त बनाते हैं, इस तरह से वृत्त है ना बाबू हमारा, और क्या प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए इस तरह से स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींच रहे हैं हम, ठीक है। इस तरह से दोस्तों वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर हमारा प्रश्न है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। आपको बताना है बाबू ये 55 नंबर प्रश्न में कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ से निकालते हैं। यहाँ पे 96 यहाँ से 2 से लगाएंगे तो कितना टाइम में कट जाएगा 48 टाइम में कट जाएगा। फिर से यहाँ से 2 से लगाएंगे तो कितना 24 टाइम, ठीक है। फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कितना से लगेगा यहाँ पे कितना 2 से लग सकता है, हाँ 2 3 का 6 हो जाएगा। यानी 2 से लग गया तो 2 इसमें कै गो है 5 गो है, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्योंकि बाबू यहाँ पे 2 कितना था 2 5 गो था ना, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू 3 का गो है 3 मात्र 1 गो है, तो यहाँ पर इंटू में 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा 96 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 के पावर 5 इंटू में 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न ललन टॉप प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों 2022 बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न 100% टपकेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। देखिए आपको पहले बता देते हैं, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए इस तरह से बाबू हमारा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसमें क्या होता है ना प्लस कॉमा प्लस होता है, ठीक है। और देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट उसमें क्या होता है बाबू माइनस कॉमा प्लस होता है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है, थर्ड क्वाड्रेंट उसमें क्या होता है माइनस कॉमा माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट उसमें क्या होता है तो प्लस कॉमा माइनस होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा होता है। अब देखिए आपको इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि -3, -5 किस पाद में स्थित है। तो देखिए तृतीय पाद में स्थित है ना, तो तृतीय पाद यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 4 गो दोस्तों प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थी पाद, कोई ना कोई एगो इसमें 2022 बोर्ड में 100% क्वेश्चन रहेगा बाबू। ये बात को मेरा याद रखिएगा, जब क्वेश्चन पेपर में आपको ये प्रश्न छपेगा 100% देखिएगा, जब एग्जाम दीजिएगा इस बात को हमारा याद कीजिएगा, ठीक है। कोई ना कोई एगो इसमें पूछेगा तो पूछेगा, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से एकदम याद ही कर लें। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 57 नंबर प्रश्न। कहता है कि sin 63 डिग्री बाई में लिखा हुआ sin 27 डिग्री इक्वल टू भाट। तो देखिए किस तरह से इसको बनाएंगे। sin 63 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे, और sin 63 डिग्री लिखने के बाद यहाँ पर देखिए क्या cos 27 डिग्री लिखा हुआ है बटा में ना, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं cos यहाँ पर 90 डिग्री -63 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस जब 63 कीजिएगा बाबू तो कितना 27 डिग्री आ जाएगा, तो कोई दिक्कत लिख सकते हैं। और sin 63 डिग्री यहाँ पे इस तरह से लिख दिए। अब देखिए cos 90 में थीटा क्या होता है sin थीटा होता है, तो sin थीटा यहाँ पर लिख लेंगे, थीटा यहाँ पर कितना 63 डिग्री है, तो यहाँ पे 63 डिग्री लिख देंगे। आइए sin 63 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 बचेगा। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 58 नंबर। कहता है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। आपको वृत्त का व्यास निकालना है, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई और स्क्वायर होता है, बराबर यहाँ पर कर देंगे। जो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्या दिया 64 पाई दिया हुआ है, यहाँ से पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और स्क्वायर को हम बराबर उस साइड भेज देंगे तो यहाँ पर क्या अंडर रूट चढ़ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और आर बराबर कितना 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो आर बराबर कितना निकल गया 8। तो बाबू जो आर यानी कि क्या त्रिज्या, तो त्रिज्या का दोगुना जो होता है हमारा व्यास होता है, यानी कि कहने का मतलब डायमीटर। अगर जो हमारा यहाँ पर आर 8 है तो डायमीटर करने के बाद व्यास जो होगा वो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का दोगुना जो होता है वो क्या होता है व्यास होता है, यानी कि डायमीटर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि आपसे व्यास में पूछा गया था कि वृत्त का व्यास है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है, अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 59 नंबर। कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है बाबू, इसको याद रखिएगा,
कि सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या होता है, माइनस में होता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो बराबर के उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। किसी विद्यार्थी को समझने में कोई दिक्कत, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 60 नंबर। ये बाबू हमारा अंतिम प्रश्न है आज का इस वीडियो का। ठीक है, आपको बताना है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। तो मूल बिंदु का जो नियामक होता है बाबू 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अगर जो आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़ा है तो जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़िए। और 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन हम सब करने वाले हैं बाबू। ठीक है, इस सब्सक्राइब करने से आपको फायदा क्या होगा ना कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे जिसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और बाबू हमारे अगर जो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएगा जो आपका 2022 बोर्ड में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए एक बार आप उसे एग्जाम देने से पहले जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी मदद मिलेगा आपको उस फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, और बाबू ये 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए हैं ईमानदारी पूर्वक से सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ईमानदारी पूर्वक से लिखिएगा कि आप 60 में कितना प्रश्न सही जवाब दिए हैं। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, और एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि 480 प्लस मार्क्स हर हालत में प्राप्त करना है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन माँ पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा बाबू, माता पिता आपसे बहुत उम्मीद किए हुए हैं, बहुत आशा किए हुए हैं और उस उम्मीद को मुझे कायम रखना है। उस उम्मीद को मुझे क्या करना है, जो उम्मीद हमारे प्रति लगाए हुए माता पिता उनको हमको उम्मीद को पूरा करना है। ठीक है, चाहे उसके लिए मुझे जितना एनर्जी लगाना पड़े हम उसको लगाने के लिए तैयार हैं और हम आपके साथ तो बने हुए हैं बाबू, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।